नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि यूज्ड कुकिंग ऑयल होता क्या है। इसको किसी टेक्निकल डेफिनेशन से नहीं, एक रेस्टोरेंट की किचन से समझते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जहां रोज समोसे, फ्रेंच फ्राइज, पूड़ी या चिकन फ्राई होता है, जो भी फ्राई की चीजें हैं। सुबह कढ़ाई में नया तेल डाला गया, उसी तेल में दिन भर एक के बाद एक चीजें फ्राई हो। अब शाम तक कढ़ाई में कुछ तेल बच गया, रेस्टोरेंट उस तेल को तुरंत फेंकता नहीं है, उसे छानकर दोबारा भी यूज किया जा सकता है। लेकिन तेल को बार बार गर्म करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो खाना बनाने के लायक नहीं रह जाता। बस इसी तेल को हम यूज्ड कुकिंग ऑयल या शॉर्ट में यूसीओ कहते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, यही तेल किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, यानी कंप्लीट बिजनेस। इस यूज्ड ऑयल को कलेक्ट करके प्रोसेस किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल बायोडीजल जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में, एक तरफ किसी का वेस्ट पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ किसी को वही वेस्ट रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए, और बीच में उस तेल को कलेक्ट करके सही जगह पहुंचाने वाला आदमी अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। और ये जो वीडियो है ये उसी के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ और कैसे आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिसके लिए होगा वो खुद ही इससे चूज कर लेगा कि उसे ये काम, ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है जिसके पूरा अंदर ना घुसते हुए ऊपर ही ऊपर हम ये समझते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट या स्वीट शॉप या इस टाइप की दुकानें कंटिन्यू उसी तेल का इस्तेमाल करती रहीं तो क्या होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। एक कप चाय को आप एक बार गर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसी चाय को बार बार ठंडा होने दे, फिर गर्म करे, फिर ठंडा करे, फिर गर्म करे, मतलब करे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर ऐसा करें, लेकिन ऐसा कई बार होता है, देखने को मिलता है कि चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म कर लिया, या फिर बच गई तो उसको फिर से रख दिया, फिर बाद में गर्म कर लिया, तो एक समय के बाद उसका टेस्ट, स्मेल और क्वालिटी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, और वो सेहत के लिए एक जहर भी बन सकती है। कुकिंग ऑयल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, बस यहां प्रॉब्लम सिर्फ टेस्ट की नहीं है। तेल को बार बार हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से उसके अंदर कुछ अनवांटेड कंपाउंड्स बढ़ने लगते हैं। FSSAI इनमें एक इंपॉर्टेंट मेजर देखता है, टोटल पोलर कंपाउंड्स यानी TPC। जैसे जैसे तेल खराब होता है TPC बढ़ता जाता है। TPC 25% से ऊपर चला गया तो वो खाना बनाने के लायक नहीं रहा। अगर लंबे समय तक ऐसे तेल में बना खाना खाया जाए तो हाई BP, खून की नसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स और लीवर से जुड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है, जो कि नुकसान है। अब हम ये समझ गए कि यूज्ड कुकिंग ऑयल कितना हार्मफुल हो सकता है, और ये भी कि यहीं से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है। लेकिन सवाल है, रेस्टोरेंट के लिए जो तेल वेस्ट हो चुका है उसमें हमारे लिए पैसा है कहाँ। सिंपल लैंग्वेज में, यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनता है बायोडीजल प्रोडक्ट्स। समझिएगा, बायोडीजल एक अलग तरह का फ्यूल है जिसे वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट और यूज्ड कुकिंग ऑयल जैसे रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। अब देखिए, इस चीज को मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बायोडीजल के लिए कोई मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, और ये नहीं होता कि बायोडीजल के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल में यूज्ड कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उस तेल को प्रोसेस करके उसके अंदर केमिकल चेंजेस किए जाते हैं और उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, जो डीजल इंजन में यूज होने वाला फ्यूल है। समझ गए यहां तक। यानी जिस तेल में कल तक रेस्टोरेंट में समोसे या फ्रेंच फ्राइज हो रहे थे, खाने के लायक ना रहने के बाद उसी तेल की वैल्यू खत्म नहीं हुई। अब वो फूड के लिए नहीं, फ्यूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल बन सकता है। अब यहां ना आपको बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है और ना रेस्टोरेंट खोलना है। एक्चुअली बायोडीजल मैन्युफैक्चरर को यूज्ड कुकिंग ऑयल रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। बात को समझिएगा। तो किसी को रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेस से वो तेल कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना भी पड़ेगा।
है ना। अगर उनको चाहिए तो कोई उनको देगा तभी तो होगा। और यही बीच में यूज कुकिंग ऑयल कलेक्टर या एग्रीगेटर की जगह बनती है, यहीं पर बनती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यूसीओ बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस ये है कि FSSAI ने RUCO यानी रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोग्राम ही इसीलिए लॉन्च किया था कि फूड बिजनेस से निकले यूज्ड ऑयल को फूड चेन से बाहर निकालकर बायोडीजल जैसे प्रोडक्टिव यूज में भेजा जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या यह बिजनेस प्रॉफिटेबल होता भी है? जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट तेल में नहीं, आपके कलेक्शन नेटवर्क में छुपा हुआ है। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे, आप यूट्यूब पे या हर जगह इससे आर्टिकल या बिजनेस से जुड़े, इस चीज़ से जुड़े आप वीडियोस देख सकते हो कि यूज कुकिंग ऑयल से महीना में लाखों कमाओ, ठीक है, इतने पैसे कमाओ, इतना लगाओ तो इतना कमाओ। बट मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल और फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो इसका प्रॉफिट है वो इस बिजनेस से ज़्यादा इसके कलेक्शन नेटवर्क में छुपा हुआ है। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट से यूज कुकिंग ऑयल खरीदा, आपने उसके पैसे दिए, या कुछ फ्री में भी मिल जाते हैं कुछ जगह, जहाँ से होता है कि हाँ भाई आप लेके जाओ यार, इसको हटाओ, ठीक है, ऐसा भी होता है। बट ज़्यादातर अब लोग जो जान चुके हैं वो इसको बेचते हैं, तो आप खरीद लेते हैं। अब आप वही तेल आगे किसी बड़े एग्रीगेटर या प्रोसेसर को थोड़े ज़्यादा रेट पर बेचते हैं। दोनों रेट के बीच जो डिफरेंस बचा वही आपका ग्रॉस मार्जिन है, लेकिन वो पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट से तेल लेने के लिए गाड़ी जाएगी, फ्यूल लगेगा, ड्रम या कंटेनर चाहिए, तेल को कुछ समय स्टोर करना पड़ सकता है, ये भी बात बता रहा हूँ, और लेबर का खर्चा भी हो सकता है। ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। और यही इस बिजनेस का असली गेम समझ आता है, क्वांटिटी और रूट डेंसिटी। बिजनेस में सिर्फ ये देखना गलत होगा कि 1 लीटर तेल पर कितने रुपये बच रहे हैं। असली सवाल है एक दिन में पूरे एक दिन में कितने लीटर कलेक्ट हो रहे हैं और उन लीटर्स को कलेक्ट करने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या आप सिर्फ तेल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। आई बात समझ में? अब सवाल है, अगर किसी छोटे शहर से ये बिजनेस शुरू करना हो तो मिनिमम कितना पैसा चाहिए और महीने का कितना प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हम यहां बायोडीजल की फैक्ट्री नहीं लगा रहे, हम सिर्फ यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्ट करके आगे अथॉराइज्ड बायर या फिर एग्रीगेटर को सप्लाई करने वाला छोटा कलेक्शन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर शुरुआत में गाड़ी खरीदने के बजाय जरूरत के हिसाब से रेंटेड व्हीकल यूज करें तो मेरे एस्टिमेट में 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास ये वर्किंग सेटअप प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे व्हीकल या गाड़ी की बात इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई इसके लिए गाड़ी चाहिए तो हम गाड़ी भी खरीद लेते हैं, EMI पे ले लेते हैं। वैसे भी अब तो छोटे शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जिससे कॉस्टिंग कम हो सकता है, उनके रेंट कम होते हैं। इस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा किसी फैंसी मशीन पर नहीं लगेगा। आपको फूड बिजनेस को देने के लिए कलेक्शन कैंस या ड्रम्स चाहिए, ऑयल रखने के लिए बेसिक स्टोरेज अरेंजमेंट चाहिए, वेट और हैंडलिंग का सामान चाहिए, ठीक है, तौलने और मापने और उसको हैंडल करने के लिए, पिकअप और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट से तेल खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, रेस्टोरेंट हर बार आपको यूज्ड ऑयल फ्री में नहीं देगा। करंट ग्राउंड रिपोर्ट्स में यूज्ड कुकिंग ऑयल के लिए फूड बिजनेसेस को रफली 35 से 60 रुपए पर लीटर तक पेमेंट मिलने के एग्जाम्पल्स हैं। तो मान लीजिए आप 2000 लीटर ऑयल महीने में कलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ 40 रुपए पर लीटर के एवरेज परचेजेज रेट पर ही लगभग 80,000 रुपए तेल खरीदने में लग जाएंगे। यहीं से समझ आता है कि इस बिजनेस में मशीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल है। अब प्रॉफिट की बात, यहाँ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1 लाख लगाओ और 50,000 महीने पक्का कमाओ, नहीं, क्योंकि ये सच नहीं होगा। प्रॉफिट 3 नंबर्स पर डिपेंड करेगा। तेल कितने में मिल रहा है,
आगे कितने में बिक रहा है और कलेक्ट करने में कितना खर्चा आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सारे एक्सपेंसेज एडजस्ट करने के बाद आपके पास एवरेज 8 रुपये पर लीटर नेट कंट्रीब्यूशन बच रहा है। अगर महीने में 2000 लीटर कलेक्ट किया तो लगभग 16,000 रुपये बचे। 5000 लीटर पर लगभग 40,000 रुपये और 8000 लीटर पर लगभग 64,000 रुपये, 64,000। लेकिन ध्यान रखिए, ये गारंटीड मार्केट प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन समझने के लिए सिनारियो है। अगर मार्जिन 8 की जगह 4 रुपया रह गया तो प्रॉफिट आधा हो जाएगा। और अगर रेस्टोरेंट्स दूर दूर है और गाड़ी पूरे शहर में घूम रहा है, गाड़ी पूरे शहर में घूम रही है, ट्रांसपोर्टेशन आपका मार्जिन खा सकता है। इसीलिए छोटे शहर में इस बिजनेस का असली एडवांटेज पॉपुलेशन नहीं, डेंसिटी है। अगर एक ही मार्केट या 5-10 किलोमीटर के एरिया में आपको रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्वीट शॉप्स, कैटरर्स और कैंटीन्स का नेटवर्क मिल गया तो कम डिस्टेंस में ज़्यादा ऑयल कलेक्ट हो सकता है और तब बिजनेस की इकोनॉमिक्स बेटर होने लगती है। या इसीलिए 1 से 1.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट डिसाइड आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, प्रॉफिट डिसाइड करेगा हर महीने कितना लीटर ऑयल कलेक्ट कर पा रहे हैं और हर लीटर पर सारे खर्चे निकालने के बाद कितना पैसा बच रहा है। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या कोई भी आदमी ड्रम्स लेकर रेस्टोरेंट से यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्ट करना शुरू कर सकता है या इसके लिए किसी लाइसेंस या परमिशन की जरूरत पड़ेगी? FSSAI ने इसके लिए RUCO रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल इकोसिस्टम बनाया है। बेटर मॉडल है, पहले किसी इनरोल्ड बायोडीजल मैन्युफैक्चरर या उसके एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड कलेक्शन नेटवर्क के साथ टाई अप करें, यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बायर फिक्स करें। उस बायर से क्लियर करें, मैं अपने शहर में रेस्टोरेंट से यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्ट करना चाहता हूं, क्या मैं आपके ऑथोराइज्ड एग्रीगेटर या कलेक्शन पार्टनर के रूप में काम कर सकता हूं? ये एक काम आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। पहली, आपको पता है कि कलेक्ट किया हुआ ऑयल बेचना कहां है, कहां पर बेचना है, और दूसरी, आप प्रॉपर RUCO कलेक्शन चेन के अंदर काम कर रहे हैं। FSSAI के RUCO पोर्टल पर एग्रीगेटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन या साइन अप सिस्टम भी अवेलेबल है और इनरोल्ड बायोडीजल मैन्युफैक्चरर के साथ उनके एग्रीगेटर्स की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। इसीलिए इस बिजनेस में पहला इन्वेस्टमेंट ड्रम्स या गाड़ी नहीं होना चाहिए, पहला काम बायर और ऑथराइजेशन क्लियर करना होना चाहिए। पहले बायर फिक्स करो, उसके बाद बिजनेस एंटिटी, लोकल रजिस्ट्रेशंस, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स को अपने एक्चुअल ऑपरेटिंग मॉडल और स्टेट के रूल्स के हिसाब से कंप्लीट करना होगा। क्योंकि अगर आपने 1 लाख लगा दिया, रेस्टोरेंट से ऑयल कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि बायर आपसे ऑयल लेगा ही नहीं, तो पूरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही अटक जाएगा। बात समझ गए? इसीलिए सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या है कि पहले ऑथराइज्ड बायर या कलेक्शन नेटवर्क, फिर कंप्लायंस, फिर रेस्टोरेंट्स का नेटवर्क और उसके बाद कलेक्शन। यानी अगर आप किसी छोटे शहर में ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बायर जीरो से ढूंढने की जगह पहले ये चेक करना चाहिए कि आपके स्टेट या आसपास कौन सा इनरोल्ड बायोडीजल मैन्युफैक्चरर या ऑथराइज्ड एग्रीगेटर काम कर रहा है। अब पहले ये कंफर्म करना है, आपके शहर में यूज्ड कुकिंग ऑयल कितना निकल रहा है, रेस्टोरेंट्स आपको किस रेट पर देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे वो तेल खरीदेगा कौन और किस रेट पर। ठीक है। अब अगला सवाल, इस बिजनेस का मार्केट कितना बड़ा है, कंपटीशन कितना है और फ्यूचर में ये बिजनेस ग्रो करेगा भी या नहीं? सवाल सबके पास होगा। सबसे पहले मार्केट समझते हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल की सप्लाई वहां से आती है जहां लार्ज क्वांटिटी में फ्राइंग होती है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्वीट शॉप्स, कैटरर्स हैं, कैंटीन्स, क्लाउड किचन्स और फूड फैक्ट्रीज। और दूसरी तरफ इसी यूज्ड ऑयल को कलेक्ट करके बायोडीजल जैसे प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी बेसिक मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अवेलेबल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन अभी हर जगह इक्वली डेवलप नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मदुरई से समझिए। 2022-23 में वहां लगभग 90,000 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्ट हुआ था।
2025 तक ये कलेक्शन बढ़कर 2.16 लाख लीटर से ज़्यादा हो गया और अब वहाँ 400 से ज़्यादा फूड बिजनेस RUCO सिस्टम से जुड़ चुके हैं। ये एग्रीगेटर अकेला लगभग 22 टन यूज्ड कुकिंग ऑयल हर महीने कलेक्ट कर रहा था। यानी ग्राउंड पर कलेक्शन का काम एक्चुअली हो रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब कंपटीशन की बात, कंपटीशन है। FSSAI के RUCO नेटवर्क में ऑलरेडी बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स और उनके ऑथोराइज्ड एग्रीगेटर्स लिस्टेड हैं। देख सकते हैं आप, कुछ एरियाज में एस्टैब्लिश्ड कलेक्टर्स पहले से रेस्टोरेंट के साथ काम कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप किसी बड़े सिटी के प्रीमियम रेस्टोरेंट्स के पास जाकर बोलेंगे अपना यूज्ड ऑयल मुझे दे दो, तो हो सकता है कि वो कहें भाई हमारा कलेक्टर ऑलरेडी आता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा इंडिया कवर हो चुका है। इसी मदुरई एग्जाम्पल में अथॉरिटीज अभी भी स्ट्रीट फूड एरियाज, कैंटीन्स और दूसरे फूड बिजनेस को सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी शायद सबसे ऑब्वियस बड़े रेस्टोरेंट में ना हो, अपॉर्चुनिटी उन स्मॉल और मीडियम फूड बिजनेसेस में हो सकती है जहां ऑर्गेनाइज्ड पिकअप नेटवर्क अभी वीक हो। वहां पे आप काम कर सकते हैं और छोटे शहर में ये एडवांटेज और इंटरेस्टिंग हो सकता है। हो सकता है वहां 500 रेस्टोरेंट्स ना हो, लेकिन अगर 50 से 100 अच्छे ऑयल जनरेटिंग बिजनेसेस हैं और उनके लिए रिलायबल कलेक्टर नहीं है, तो एक लोकल नेटवर्क बनाया जा सकता है। अब फ्यूचर की बात, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गवर्नमेंट पॉलिसी से मिलता है। इंडिया की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग या डायरेक्ट सेल का इंडिकेटिव टारगेट रखा गया है। गवर्नमेंट बायोडीजल प्रोक्योरमेंट को प्रमोट भी कर रही है और यूज्ड कुकिंग ऑयल उन रॉ मटेरियल्स में से एक है जिससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में बायोडीजल प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, बायोडीजल सिर्फ यूज्ड कुकिंग ऑयल से नहीं बनता, दूसरे फूड स्टॉक्स भी यूज होते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि 5% बायोडीजल टारगेट का पूरा फायदा UCO कलेक्टर्स को ही मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि खराब कुकिंग ऑयल दोबारा फूड चेन में ना आए, दूसरी तरफ वही ऑयल बायोडीजल के रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो सकता है और इन दोनों के बीच कलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस बिजनेस का फ्यूचर मार्केट के साइज से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन के गैप में है। आज हो सकता है कि किसी छोटे शहर में रेस्टोरेंट्स अपना यूज्ड ऑयल अलग अलग लोकल बायर्स को दे रहे हों, कोई प्रॉपर पिकअप शेड्यूल ना हो, कोई ट्रेसेबिलिटी ना हो और कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ना हो। जो आदमी पहले से उस नेटवर्क को बना लेता है, रेस्टोरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, फिक्स्ड पिकअप, प्रॉपर वेइंग, टाइम पर पेमेंट और पीछे कंफर्म्ड बायर, उसके लिए बाद में आने वाले कंपटीटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन सकती है। तो मार्केट है, कंपटीशन भी है, फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं है। इस बिजनेस में पैसा तभी दिखेगा जब आप अपने शहर का मार्केट पहले चेक करेंगे, कितना ऑयल निकलता है, ऑलरेडी कौन कलेक्ट कर रहा है और आपका बायर कौन होगा। और शायद बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यही सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड रिसर्च है। अब लास्ट सवाल, ये बिजनेस आखिर करना किसे चाहिए और किसे नहीं। देखिए, यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्शन सुनने में बहुत सिंपल लगता है, रेस्टोरेंट से तेल उठाओ और आगे बेच दो, लेकिन ग्राउंड पर यह फील्ड का बिजनेस है। आपको रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स, होटल्स और कैंटीन्स के ऑनर से मिलना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि वो अपना यूज्ड ऑयल आपको क्यों दे, रेट नेगोशिएट करना पड़ेगा, पिकअप टाइम पर करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे एक रिलायबल बायर रेडी रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लोगों से बात कर सकते हैं, लोकल मार्केट में नेटवर्क बना सकते हैं और खुद फील्ड में उतरने के लिए रेडी है, तो ये बिजनेस एक्सप्लोर करने लायक हो सकता है। छोटे शहर में रहना भी अपने आप में डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपके एरिया में रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स, कैटरर्स और होटल से रीजनेबल क्वांटिटी में यूज्ड ऑयल निकल रहा है और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टर कम है, तो वही आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 1 लाख लगाऊंगा, 2 ड्रम्स रखूंगा और हर महीने अपने आप 40 से 50 हज़ार आने लगेंगे, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है।
क्योंकि यहां मशीन पैसा नहीं बनाती, नेटवर्क पैसा बनाता है। आप कितने रेस्टोरेंट को रेगुलर सप्लायर बना पाते हैं, कितनी क्वांटिटी एक छोटे रूट से कलेक्ट कर पाते हैं, और किस रेट पर ऑयल खरीदते हैं और किस रेट पर आगे बेचते हैं, एक्चुअल बिजनेस इन्हीं नंबर्स पर चलेगा। इसीलिए पैसा लगाने से पहले एक काम जरूर करिए, अपने शहर के 20-30 रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स, होटल्स और कैटरर्स से बात कीजिए, पूछिए महीने में रफली कितना यूज्ड ऑयल निकलता है और वो ऑयल किसको देते हैं, क्या कोई कलेक्टर ऑलरेडी आता है और किस रेट पर ऑयल जा रहा है। उसके बाद अपने नियरेस्ट अथॉराइज्ड बायर या एग्रीगेटर से बात करिए, वो आपसे ऑयल लेगा या नहीं, मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी और रेट कैसे डिसाइड होगा। और दोनों साइड क्लियर हो गई, ऑयल मिल भी रहा है और पीछे बायर भी रेडी है, तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि इस बिजनेस में पहले 1 लाख लगाकर मार्केट ढूंढना रिस्की है। पहले मार्केट ढूंढिए, फिर 1 लाख लगाने का डिसीजन लीजिए। और शायद यूज्ड कुकिंग ऑयल बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भी यही है, वेस्ट में पैसा जरूर हो सकता है, लेकिन पैसा वेस्ट में नहीं, उस वेस्ट को सही जगह पहुंचाने वाले नेटवर्क में है। तो फिलहाल ये सारा आपको जो थी प्रोसेस मैंने समझा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको समझ में आया, प्रोसेस बताने का तरीका समझ में आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।